हेलो फ्रेंड, हम साबुन से मेल साफ़ होने की वो क्रियाविधि पढ़ रहे थे, जिसमें लास्ट तक हमने पढ़ा था कि मिसेल की डायग्राम बनाते हैं वहाँ तक। तो थोड़ा बहुत उसको रिकैप करके कंटिन्यू उसी में आगे करते हैं। जैसा आपने ये लास्ट तक पिछले क्लास में यहाँ तक पढ़ा था आपने, तो इसके बारे में थोड़ा रिकैप कर लेते हैं वापस, फिर इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। ये था कि हम जानते हैं कि साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिल अम्ल के सोडियम और पोटेशियम दोनों होता है। साबुन के दो भाग कौन कौन से होते हैं? एक होता है जल रागी, एक होता है जिसे बोला जाता है हाइड्रोफिलिक, एक दूसरा होता है जिसे बोला जाता है जल विरागी, जो होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक भाग वो होता है जो पूंछ वाला भाग, जो भी कोई तेली पदार्थ या मेल है उस स्तर को कवरिंग करेगा, और जल जो हाइड्रोफिलिक भाग होता है वो जल के अणुओं को कवरिंग करेगा। तो यही था कि साबुन कपड़े धोते समय आयनित सिरा जल के साथ जुड़ता है और पूंछ वाला भाग किसके साथ? तेली मेल के साथ। जैसे यहाँ कोई तेली पदार्थ है उसके साथ कौन सा ये पूंछ वाला भाग जुड़ता है, और सिर वाला ये आगे की ओर भाग होता है ना। यही तक जुड़कर एक संरचना बनाते हैं जिसे मिसेल कहते हैं। यहाँ तक आपका पहले क्लास में हुआ था, जो भी पिछले क्लास से। आज हम इसके आगे की बात करते हैं कैसे क्या होता है। तो उस दिन अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आज इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 1 मिनट है, मेरे हिसाब से दे दिया होगा इस क्लास में ही। आप इसका 1 मिनट स्क्रीनशॉट दे लो। फिर हम बात करते हैं आगे इसके आगे क्या होता है। देखो, जब साबुन जल की सतह पे होता है तो साबुन का धनायनिक सिरा, जैसा आपने अभी देखा कि इस प्रकार के आपने कोई डायग्राम जैसे ये कि जैसे इस प्रकार की संरचना थी, तो इसका ये कौन सा भाग था? धनायनिक, जिसने आपने सोडियम, और ये भाग था पूंछ का भाग, यही था। और इसमें देखना आप सिरा जल के अंदर की ओर, धनायनिक सिरा कहाँ होता है? जल के अंदर की ओर, तथा ऋणायनिक सिरा पूंछ भाग जो जल विरागी होता है वो बाहर की ओर होता है। बाहर की ओर का मतलब ये कहीं जाके मेल को अटैक करेगा, उस मेले भाग को क्या करेगा? तेलीय भाग को कवरिंग कर लेता है इस प्रकार और बाहर की ओर कर देता है। ऋणायन पूंछ भाग तेलीय मेल को चारों ओर से घेर कर जल की सतह पर ले जाता है। यहाँ जो भी मेलीय पदार्थ था यहाँ उसको करके यहाँ बाहर की ओर लाने का ट्राई कर, ये फिर यहाँ आ जाता है, और यहाँ से आपके जो भी कपड़े पे मेल था या तेली पदार्थ लगा हुआ था उसको बाहर, मतलब यहाँ से साफ हो जाती है। इस प्रकार यह साबुन करने की क्रिया होती है। ये अब नीचे एक पॉइंट है, नोट डाल के लिखा हुआ है कि साबुन कठोर जल में जाग नहीं देता है, क्योंकि कठोर जल में साबुन के कौन से लवण होते हैं? आयन होते हैं, कैल्शियम या मैग्नीशियम लवण बना होता है जो जल के साथ अविलय होते हैं। इस कारण साबुन जो है ना वो कठोर जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो कठोर जल के साथ अभिक्रिया कौन करते हैं? अपमार्जक, जो हम आगे बात करेंगे डिटर्जेंट के बारे में। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लो, फिर आज हम बात कर रहे हैं डिटर्जेंट के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट लो आप, फिर आगे बात करते हैं कि डिटर्जेंट क्या होता है। ये कि डिटर्जेंट एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है टू वाइप क्लीन, मतलब शौच करने वाला। अब इन्हें साबुन रहित साबुन कहते हैं, क्योंकि इनमें साबुन के सभी गुण तो होते हैं लेकिन रासायनिक रूप से ये साबुन नहीं होते। रासायनिक रूप साबुन का मतलब है कि इसमें जैसे आपने देखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम व पोटेशियम कौन से होते हैं? अपमार्जक होते हैं। लेकिन यही कार्बोक्सिलिक एसिड के लंबी श्रृंखला वाले होते हैं, लेकिन इनमें आयन कौन से होते हैं? सल्फोनेट या अमोनियम लवण। जैसे आपने उसमें पढ़ा था कि सोडियम व पोटेशियम, तो इसमें कौन से होते हैं? अमोनियम व सल्फोनेट, जो कठोर जल में भी
घुलनशील हो जाते हैं। इसी कारण तो अंतर क्या हो जाता है कि साबुन और अपमार्जक में एक अंतर है कि साबुन कठोर जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है या कठोर जल में आप नहीं कर सकते हो, लेकिन अपमार्जक कठोर जल में भी कार्य कर सकता है। तो कठोर जल का मतलब खारे पानी में। तो यही है, आगे क्वेश्चन बन जाता है कि साबुन और अपमार्जक में से श्रेष्ठ कौन है। तो आपको पता है, पहले आप ये पॉइंट देखना कि क्या होता है। अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम व सल्फोनेट लवण होते हैं। आपने साबुन पढ़ा तो उसमें क्या होता है देखना, ये रहा, चाहे वो पीपीटी पहले में थी। तो साबुन क्या होते हैं, साबुन में ये लवण होते हैं, जैसे सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं। और अपमार्जक में क्या होता है, अमोनियम व सल्फोनेट के लवण होते हैं। तो यही है कि अब दोनों में श्रेष्ठ कौन है, कि साबुन और अपमार्जक में से श्रेष्ठ कौन है, यही क्वेश्चन है। तो कौन श्रेष्ठ है इसकी बात करते हैं और क्यों, समझते भी हैं। तो देखना आप, क्वेश्चन ये साबुन और अपमार्जक में से श्रेष्ठ कौन है। क्वेश्चन क्या है, ये रहा कि अपमार्जक साबुन से श्रेष्ठ होते हैं, क्यों, समझाना है। अब समझना आप देखना क्या होता है कि साबुन क्या होता है, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्या होते हैं, सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं, जो कठोर जल मतलब खारे जल से कपड़े धोने पर कठोर जल में उपस्थित है। कैल्शियम मैग्नीशियम आयन साबुन के धनाई सिरे भाग से प्रतिकर्षित हो जाते हैं। जैसे आपने अभी सुना पढ़ा है कि साबुन में कौन से कार्बोक्सिलिक में कौन से लवण होते हैं, सोडियम व पोटेशियम, ये दोनों लवण होते हैं। अब खारा पानी है मतलब कठोर जल, ये है, इसमें क्या होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं। तो इनके साथ क्या होते हैं, ये साबुन के अंदर है, ये साबुन के अंदर कौन से लवण होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्लों के कौन से लवण होते हैं, सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं। अब खारा जल पानी है, जैसे बोला जाता है कठोर जल, तो उसमें कौन से लवण होते हैं, ये आयन होते हैं, कैल्शियम व मैग्नीशियम आयन होते हैं। कौन से, कैल्शियम व मैग्नीशियम, कैल्शियम व मैग्नीशियम। तो ये आयन क्या करते हैं, इसमें एक घुलनशील रहता है, किसमें, सोडियम व पोटेशियम। अब इसमें घुलते ही नहीं है तो कपड़े साफ होंगे कैसे। तो श्रेष्ठ कौन हो जाते हैं फिर, अपमार्जक। तो इसी की बात कर रहे थे। तो क्या होते हैं, ये घुलते नहीं है, एक घुलनशील होने के कारण क्या होते हैं, एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। कौन, जब आप किसको, साबुन को कठोर जल में कार्य करवाते तो नहीं कर पाते, क्योंकि कठोर जल में कौन से लवण होते हैं, कैल्शियम व मैग्नीशियम लवण होते हैं, जो क्या करते हैं, जो साबुन के अंदर कौन से लवण होते हैं, सोडियम व पोटेशियम लवण को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित कर देते हैं, प्रतिकर्षित के। इस कारण कपड़े में एक घुलनशील हो जाते हैं, घुलते ही नहीं है। जैसे यहाँ कठोर जल में क्या दिखा है आपको, मैग्नीशियम, ये होता है दोनों है। फिर आपको पता है साबुन में कौन से हैं, सोडियम पोटेशियम, ये दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, घुलते ही नहीं है। अब नहीं घुलेंगे, अब घुलेंगे ही नहीं तो पूंछ, साबुन का पूंछ वाला भाग उस मेल पे जाके कवरिंग नहीं कर सकता है, अब नहीं बाहर की ओर आएगा। तो मतलब साबुन है कठोर जल में कार्य नहीं कर पाती है। तो अपमार्जक साबुन श्रेष्ठ अपना आती है। तो आगे देखना आप, 1 मिनट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ से ले लो आप स्क्रीनशॉट, इसका 1 मिनट क्लीन कर देता हूँ उसको। फिर चलते हैं आगे की ओर। अब चलते हैं आगे की ओर। ये रहा, इस पर बात करते हैं। कंटिन्यू उसी का आंसर है जो पहले चल रहा था। ये रहा, तो एक घुलनशील होता है, इसके कारण क्या हो जाते हैं, वो जमा हो जाते हैं। एक घुलनशील होता है क्योंकि कठोर जल था, कठोर जल में कौन से लवण होते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम आयन होते हैं। और साबुन है, साबुन तो क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के कौन से लवण होते हैं, सोडियम पोटेशियम लवण। अब कैल्शियम मैग्नीशियम तो क्या कठोर जल में है, और साबुन में कौन से क्या लवण होते हैं, सोडियम पोटेशियम। वो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं,
प्रतिकर्षित करते हैं। अब एक दूसरे को प्रतिकर्षित का मतलब दूर करते हैं, दोनों घुल नहीं पाते। अब घुलेंगे नहीं, साबुन के कौन से आए 2 भाग होते हैं, वो आएंगे जल से क्रिया करेंगे। अब कोई कपड़ा है, कपड़े पे मेला भाग है, उस मेले भाग को घोलेंगे नहीं, वो दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। कठोर जल के अंदर, खारे पानी के अंदर कार्य नहीं कर पाता है। लेकिन क्या करता था, कपड़े साफ नहीं होते। अब एक दूसरे घुलेंगे नहीं, जमा हो जाते, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे कपड़े मतलब वो क्या करेंगे, क्रिया नहीं करेंगे तो किसी प्रकार के कपड़े साफ नहीं होंगे। जबकि अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के कौन से लवण होते हैं, सल्फोनेट, जो कठोर जल में उपस्थित है। कैल्शियम और, अब पता है पहले आपने पढ़ा कि कठोर जल में कौन सा आयन होते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम आयन से आकर्षित। अब क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, पास लेके आ रहे हैं। तो जल में क्या हो जाएंगे, घुलनशील पदार्थ बनाते हैं, इस कारण कपड़े साफ हो जाते हैं। अतः अपमार्जक साबुन से श्रेष्ठ होता है। अब साबुन से अपमार्जक श्रेष्ठ क्यों है, साबुन तो कठोर जल में कार्य नहीं कर पाती, खारे जल में तो अपमार्जक चाहे कठोर जल हो, किसी प्रकार का जल हो, उसमें कार्य कर सकता है। तो दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, मतलब अच्छा कौन है, श्रेष्ठ का मतलब कौन अच्छा होता है, अपमार्जक। क्यों, एक बार सुनना, क्या साबुन होता है, साबुन और अपमार्जक दोनों ही लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के ही लवण होते हैं। अब दोनों लवणों में क्या फ़र्क है, साबुन तो क्या होती है, सोडियम पोटेशियम लवण होती है, और अपमार्जक क्या होते हैं, ये रहा सल्फोनेट, मतलब अमोनियम व सल्फोनेट लवण होते हैं। अब खारे जल में क्या होते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम आयन होते हैं। अब जैसे आप खारे जल में कपड़े धो रहे हो, तो खारे जल में कौन सा लवण होते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम होते हैं। अब सोडियम पोटेशियम आपने साबुन यूज़ की है, कोई सी दोनों में से एक साबुन यूज़ की है, या सोडियम लवण वाली या पोटेशियम लवण वाली साबुन यूज़ की है। सब सोडियम लवण और कैल्शियम मैग्नीशियम आयन होते हैं कठोर जल में। वो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब प्रतिकर्षित करते हैं तो जल में घुलेंगे ही नहीं, फिर जल में नहीं घुलेंगे तो वह जमे हो जाते हैं, जमा होने के कारण साफ कपड़े कभी भी साफ नहीं होंगे। लेकिन जैसे आपने अपमार्जक लिया, अपमार्जक में क्या होता है, सल्फोनेट का लवण होता है। सल्फोनेट के लवण क्या करते हैं, जो भी खारे जल के अंदर क्या होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम आयन होते हैं, उसको क्या कर लेते हैं, कवरिंग मतलब घेर लेते हैं या घोल देते हैं। इससे क्या होता है, कपड़े साफ हो जाते हैं। तो दोनों पता चला अपमार्जक और साबुन में श्रेष्ठ कौन होते हैं, अपमार्जक। क्यों, पता है कि अपमार्जक क्या होता है, कठोर जल में भी कार्य कर लेते हैं। कठोर जल में कैसे कार्य कर लेते हैं, ये कठोर जल में कैल्शियम मैग्नीशियम आयन होते हैं ना, उसको जो अपमार्जक अंदर कौन से लवण होते हैं, सल्फोनेट का लवण होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, वो क्या करते हैं, उसको घोल देते हैं। लेकिन घोलते कहते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। सल्फोनेट का लवण और आपने कौन से, कैल्शियम मैग्नीशियम आयन, दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसके कारण दोनों क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। लेकिन आपने पढ़ा है कि पीछे साबुन है, अब साबुन किसका लवण होता है, सोडियम पोटेशियम का लवण है। अब वही वापस कठोर जल में क्या है, कैल्शियम मैग्नीशियम आयन है, वो दोनों एक दूसरे क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। कौन, सोडियम पोटेशियम लवण तो क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब प्रतिकर्षित करेंगे तो घुलेंगे नहीं, जो भी मेल भाग है वो वही जमा रह जाएगा। लेकिन आपने जैसे ही अपमार्जक का मतलब सर्फ, डिटर्जेंट जैसे बोला जाता है ना सर्फ, वो सर्फ भी है अपमार्जक। आप अपमार्जक यूज करते हो तो अपमार्जक में क्या होता है, सल्फोनेट का लवण होता है। ये सल्फोनेट का लवण क्या होता है, कठोर जल में जो भी कैल्शियम आयन, इसको क्या करते हैं, आकर्षित करके जल में घुलनशील पदार्थ बना देते हैं। अब जल में दोनों घुल गए तो घुलते ही क्या करते हैं, जो भी मैला भाग था उसको या तेली भाग था उसको क्या कर देता है, हटा देता है। इसका मतलब साबुन और अपमार्जक में से श्रेष्ठ कौन है, अपमार्जक। अब तो पता चल गया कैसे क्या। अब नीचे यही पॉइंट थोड़ा एक बार सुनना, नीचे देख, ये क्या है, अपमार्जक प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार के लवण होते हैं। इसका पीएच मान कितना होता है, 7। आपने साबुन का पढ़ा पीएच मान 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक, 7 पे जाके उदासीन हो जाता है, 7 से अधिक का मतलब क्षारीय होता है। लेकिन अपमार्जक का पीएच मान कितना होता है, 7 ही। अब 7 पे तो मतलब उदासीन। तो यही कि जलीय विलयन में किस प्रकार की प्रकृति होती है इनकी, उदासीन, जो कपड़ों के लिए नुकसानदायक नहीं होता है, सारी प्रकृति होती है। तो एक उदाहरण, एक अंतर यही है क्या होते हैं, एक अंतर है दोनों साबुन और इनमें से, क्या साबुन की पीएच क्या होती है, 7 से अधिक मतलब क्षारीय, अंतर मिला है जल। और आप किसकी बात कर रहे हो, अपमार्जक की। अपमार्जक क्या होता है, साबुन और अपमार्जक में अंतर आपको खुद से ही कर लेना है। क्या साबुन जैसा आपने पढ़ा है कि साबुन कठोर जल, पहला अंतर यही होता है कि साबुन कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं। अपमार्जक में जो अपमार्जक कार्बोक्सिलिक अम्लों के कौन से, अमोनियम व सल्फोनेट लवण होते हैं। साबुन क्या करती है, कठोर जल में कार्य नहीं कर पाती है। अपमार्जक क्या करते हैं, कठोर जल में कार्य करते हैं। दो अंतर आ गए।
अब दोनों के पीएच का अंतर देखो आप। साबुन के पीएच कितने होते हैं? 7 से अधिक मतलब क्षारीय लवण बनाती है, जली विलयन में क्षारीय होता है। और अपमार्जक में जाओ तो अपमार्जक क्या होती है? पीएच कितने होते हैं? 7 मतलब उदासीन विलयन बनाती है। तो आप अंतर इस प्रकार से कर सकते हो। या पूछ लिया जाता है साबुन और अपमार्जक में कोई 2-3 अंतर लिखी थी, उसमें पूछ रहे थे। तो मानना क्या टेबल तो नहीं है, आप दोनों की थ्योरी पढ़ते हैं तो अंतर तो कुछ दिखाई देता है। तो उसी प्रकार अब आपने जैसे पढ़ा है कि साबुन और अपमार्जक में श्रेष्ठ कौन, तो उनमें आपको कुछ पता चला है। तो आप अंतर इन थ्योरी को देख के आप अंतर कर लेना। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, 1 मिनट, इसका स्क्रीनशॉट लो। यहाँ तक मैं साफ करता हूँ, 1 मिनट। चलते हैं हम आगे की ओर। तो यहाँ तक हुआ आपका साबुन और अपमार्जक। साबुन और अपमार्जक दोनों में श्रेष्ठ कौन है, वो आपका क्वेश्चन है, उसका आंसर भी है। आप इन थ्योरी को पढ़ के इनके क्या करना, दोनों में जहाँ तक कोशिश है 3-4 अंतर ढूंढने की कोशिश करना, इतना ही काफ़ी है। पूछ लिया जाता है कि साबुन और अपमार्जक में जो अंतर लिखिए। मोर देन मैन क्वेश्चन जैसे यहाँ लिखवा ही दिया कि साबुन और अपमार्जक में से श्रेष्ठ कौन है। या आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है साबुन होते हैं, साबुन कठोर जल में कार्य क्यों नहीं कर पाती, क्वेश्चन यही पूछ लिया जाते हैं। तो साबुन कठोर जल में कार्य क्यों नहीं कर पाती, कि साबुन में क्या होते हैं? सोडियम पोटेशियम के लवण होते हैं, और कठोर जल में कौन सा लवण होता है? कैल्शियम मैग्नीशियम लवण। दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, इस कारण जल में घुलेंगे नहीं, कोई किसी प्रकार का घुलनशील पदार्थ नहीं बनाएंगे। घुलनशील पदार्थ नहीं बनाएंगे तो वो कपड़े साफ नहीं होंगे। इसी प्रकार ये क्या हो सकता, ये क्वेश्चन है कि साबुन कठोर जल में कार्य नहीं करते हैं, नहीं करते, तो इसका कारण बताइए। कारण वो बता दिया। तो आगे चलते हैं, आज का हेडिंग है न्यू, देखते हैं आगे। अभिक्रिया है जिसे बोला जाता है संकलन अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया, और संकलन अभिक्रिया क्या होती है इसके बारे में सुनना। संकलन अभिक्रिया या हाइड्रोजन अभिक्रिया, इसके बारे में सुनना। ये अभिक्रिया क्या होती है कि इसके अंदर हाइड्रोजनीकरण नाम किस लिए पड़ा कि इस अभिक्रिया में क्या जुड़ेगी? हाइड्रोजन जुड़ेगी। अब वो किसकी उपस्थिति में जुड़ती है? वो है कि किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में। उत्प्रेरक क्या होते हैं आप सुनना, मैं आगे थोड़ी में आ जाएगा। उत्प्रेरक क्या, ये शब्द है ना उत्प्रेरक, ये होता क्या? जैसे यहाँ उत्प्रेरक कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, आपने जितने भी 1 से 3 तक चैप्टर आपने पढ़ा है, यहाँ 4थे चैप्टर में आइए आप। उत्प्रेरक वो पदार्थ होते हैं जो कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जैसे यहाँ हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे, क्या कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही, तो उत्प्रेरक क्या करते हैं? रासायनिक अभिक्रिया पहले कितने समय में हो रही थी कि अभिकारक है वो उत्पाद में कन्वर्ट हो रहे तो कोई अभिकारक है उत्पाद बना रहे हैं, तो अभिकारक उत्पाद बनाने में समय लेते हैं कि कोई 3 घंटे, कोई 4 घंटे में कोई अभिक्रिया हो रही है, उस अभिक्रिया को जल्दी करा दे, तो वो कार्य करता कौन है? उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक की परिभाषा सुनना कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए बिना अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। अब अभिक्रिया में भाग लिए बिना का मतलब शब्द का सुनना कि आपने कोई निकल उत्प्रेरक यूज किया है। अब इस तरफ सुनना, 1 मिनट, कि यहाँ कोई अभिकारक है, क्या है? अभिकारक है, कारक है। अब इससे क्या बन रहा है? आपका कोई उत्पाद बन रहा है। आपने जैसे यहाँ कोई निकल उत्प्रेरक डाला, क्या डाला है? ये निकल उत्प्रेरक डाला है निकल उत्प्रेरक। यहाँ अभिकारक था, यहाँ कोई उत्पाद बन रहा है अभिकारक से, तो ये निकल आपने डाला है, तो यहाँ कोई उत्पाद बनेगा तो उसमें निकल होगा नहीं। यही मतलब है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले रहा, कि उत्पाद बना तो निकल गया। निकल ने एक ही काम किया है कि यहाँ कोई अभिकारक था, उसको क्या किया है? उत्पाद में कन्वर्ट किया। क्या मानना कि ये अभिक्रिया की 2 घंटे में हो रही थी, कितने घंटे में? 2 घंटे में। तो मानना कि इस अभिक्रिया को 1 घंटे में कंप्लीट कर दी। मतलब अभिक्रिया की दर का मतलब टाइम, कि अभिक्रिया पहले 2 घंटे से हो रही थी। जैसे आपने निकल को उत्प्रेरक डाला, अभिक्रिया करवाती 45 मिनट, मतलब अभिक्रिया की दर को क्या कर दिया? बढ़ा दिया, जल्दी से करवा दी अभिक्रिया। इससे क्या बोला जाता है? उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक अभिक्रिया में कहीं भाग नहीं लेता। जैसे आपने यहाँ निकल डाला है तो आगे उत्पाद बनेगा, तो उत्पाद में कहीं निकल नहीं दिखेगा आपको। निकल ने एक ही काम किया है कि यहाँ आपके पास क्या अभिकारक था, उसको उत्पाद में जल्दी कन्वर्ट कर दिया, मतलब अभिक्रिया के दर को बढ़ा दिया। लेकिन उत्पाद
अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। भाग लेने का मतलब उत्पाद में आपको कहीं नहीं जुड़ाए हुए, जो भी आपको उत्पाद मानना कि H2SO4 बन रहा है तो यह निकल कहीं नहीं दिखेगा। आप उत्पाद ने क्या किया कि कोई निकल ने क्या किया कि कोई अभिकारक था, उसको जल्दी से जल्दी, जितने जल्दी हो सके उसके उत्पाद में कन्वर्ट कर दिया। ये क्या होता है, उत्प्रेरक का कार्य होता है। तो उत्प्रेरक, जैसे आपने ऑक्सीकरण अभिक्रिया पढ़ी है पीछे, ऑक्सीकरण क्रिया में आपने पढ़े 2 उत्प्रेरक के MnO4 पोटेशियम, आपने ऑक्सीकरण पढ़ा है, क्या आपने कार्बनिक यौगिक पढ़ा था, कार्बनिक यौगिक को रासायनिक गुणधर्म पढ़ा, देहन के बाद में सेकंड आपने पढ़ा कौन सा, ऑक्सीकरण। तो आपने 2 उत्प्रेरक पढ़े वहाँ, जो क्या करते हैं, ऑक्सीकारक की बाती कार्य करते हैं, ऑक्सीजन जोड़ते रहे, एसिटिक अम्ल का निर्माण करते हैं। तो वही उत्प्रेरक ही एक प्रकार के। तो आपने कहीं K2Cr2 देखा, नहीं देखा, आगे उत्पाद में K2Cr2 कहीं जुड़ा हुआ नहीं देखा ना। वो क्या करते हैं, आपने तीर के निशान के ऊपर K2Cr2 या KMnO4 का जो भी लगाया था, वो क्या उत्प्रेरक की बाती कार्य क्या करते हैं, और उत्प्रेरक की बाती कार्य का मतलब ऑक्सीकरण के रूप में कार्य करके अभिक्रिया को जल्दी से करवा देते। तो ये देखना आप, तो यही है। अब देखना हाइड्रोजन का अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया होती क्या है, सुनना क्या है कि निकल, एक मिनट, यहाँ PB लिख लेना, लेड, आगे क्या है, जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब देखना आप, असंतृप्त और संतृप्त का मतलब समझते हो कि कार्बन कार्बन के मध्य अगर डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के मध्य, ये तो क्या है असंतृप्त और ये क्या है संतृप्त। कार्बन कार्बन के मध्य अगर सिंगल बॉन्ड हो तो वो क्या कहलाते हैं, संतृप्त कार्बनिक यौगिक या संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड हो तो वो क्या कहलाते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो क्या लिख रखा है, आगे सुनना। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन को जोड़कर, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन को जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। इस प्रकार के यौगिक बनाते हैं। पहले थे अपने आप में असंतृप्त, जैसे हाइड्रोजन जोड़ा मतलब यहाँ से कोई एक बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, जैसे इस प्रकार का मैंने यौगिक लिया तो यहाँ से जो एक ये है ना, उस हाइड्रोजन के कारण क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। और यह क्या जुड़ता है एक हाइड्रोजन, और वो किसमें, यहाँ से डबल बॉन्ड हटा तो पहले कौन सा था, यहाँ जब तक डबल बॉन्ड था तब तक ये असंतृप्त था। जैसे यहाँ से क्या हटा है, डबल बॉन्ड हटा है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, संतृप्त। मतलब एक डबल बॉन्ड गया तो संतृप्त बन गया। तो जैसे क्या जुड़ा यहाँ, सुना आप देख कि हाइड्रोजन को जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। जैसे वनस्पति तेल लंबी कार्बन श्रृंखला वाले क्या होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। नीचे देखना, तो ये क्या करते हैं, आगे देख, निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन को जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। अब देखना, जैसे यहाँ देखना, एक मिनट, सुनना। जैसे ये कोई मैं एक यौगिक बना रहा हूँ, वो भी कौन सा, असंतृप्त। ये मैंने कोई असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाया और यहाँ मैंने लगाए 2 एल्किल समूह या R समूह लगाए, और यहाँ मैंने क्या लगाए, 2 R समूह लगाए। ये क्या एक प्रकार का असंतृप्त, क्या है असंतृप्त, HC का मतलब हाइड्रोकार्बन है। ये क्या कर रहा है, कोई रिएक्शन कर रहा है किसकी उपस्थिति में, इस निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। निकेल उत्प्रेरक क्या करता है, यहाँ कोई हाइड्रोजन जोड़ेगा और अभिक्रिया को क्या करेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा। अब हाइड्रोजन जुड़ेगा तो यहाँ से क्या चला जाता है, आप इधर देखना, जैसे यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा तो क्या करते हैं आपने, जैसे यहाँ सी है 2 R है, एक R है, एक R है, एक R है, एक R, एल्किल समूह है, पीछे 2 एल्किल समूह है ये। अब जैसे आपने हाइड्रोजन जोड़े, ये लो, ये 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए तो क्या हुआ, यहाँ क्या सिंगल बॉन्ड आ गई। तो पहले क्या था, डबल बॉन्ड थे ना, तब तो क्या था असंतृप्त। अब किस में कन्वर्ट हो जाता है ये, संतृप्त में। किस में, संतृप्त में। किस में, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। तो यही पढ़ा है। तो निकल क्या करता है, ये एक मिनट आप थोड़ा
अब सुन, यही बना। तो आपने क्या किया है कि कोई असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसी निकेल उत्प्रेरक में जैसे उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ेगा तो यहाँ से ये डबल एक बॉन्ड क्या हट जाएगा, यह क्या जुड़ रही है, दोनों हाइड्रोजन। अब कार्बन के बीच में क्या आ रहा है, सिंगल बॉन्ड आ रहा है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इसे आप क्या बोलते हैं, तो देखना पड़ना। क्योंकि इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन जुड़ती है, इससे हम हाइड्रोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपने असंतृप्त हाइड्रोकार्बन लिया कोई, ये आर सॉरी यहाँ सी लगाना, यहाँ सी है ना, कोई सी है, तो कार्बन कार्बन मध्य क्या है, डबल बॉन्ड है, रह क्या असंतृप्त है। जैसे कोई निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जुड़ती है, ये दोनों हाइड्रोजन जुड़ी और यहाँ क्या गया, सिंगल बॉन्ड। तो पहले क्या था, असंतृप्त, असंतृप्त से किस में कन्वर्ट हो जाता है, संतृप्त में। इसे क्या बोला जाता है, संकलन अभिक्रिया। और हाइड्रोजनकरण अभिक्रिया इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें क्या जुड़ रहा है, हाइड्रोजन। तो किसने यही पूछा जाता है कि संकलन अभिक्रिया या हाइड्रोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। अगर बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है तो हाइड्रोजन अभिक्रिया किसे कहता है, हाइड्रोजन अभिक्रिया के औद्योगिक अनुप्रयोग, जो हम आगे बात करेंगे। तो आप एक बार इसको नोट करो, मैं एक बार वापस समझा देता हूँ इसी चीज़ को। एक मिनट आप इसको नोट करो जब तक, ऊपर का देखो, ये रहा संकलन अभिक्रिया की बात कर रहे थे, ये रहा, इसके बारे में देखो, मैं एक बार वापस समझा रहा हूँ। ये क्या होता है, किसी निकेल या पीबी पैलेडियम लेड की उपस्थिति, उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, पता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन कार्बन के मध्य क्या, डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ कार्बन है, आर की जगह एक, यहाँ थोड़ा कार्बन लिख लेना जैसे आर, कार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन जोड़कर, यह हाइड्रोजन जोड़ रहा है, जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। इस प्रकार के संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। जैसे यहाँ वनस्पति घी मानो, वनस्पति तेल है जो पेड़ पौधों से प्राप्त तेल होता है। लंबी श्रृंखला वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बना लिया। क्योंकि इस अभिक्रिया में क्या जुड़ रही है, हाइड्रोजन जुड़ रही है, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या है, तो इस कारण हाइड्रोजन जुड़ रही है, संकलन अभिक्रिया। लेकिन इसका हाइड्रोजन अभिक्रिया नाम क्यों पड़ा है, हाइड्रोजनकरण अभिक्रिया, क्योंकि इसमें क्या जुड़ रही है, हाइड्रोजन। तो इस अभिक्रिया का नाम क्या पड़ गया, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे हम हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया के औद्योगिक अनुप्रयोग। चलो चलते हैं आगे की, ये अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन अभिक्रिया के औद्योगिक अनुप्रयोग। फिर हम बात करेंगे, आपको बता तो दिया लेकिन उत्प्रेरक क्या होता है उसकी थोड़ी डिफाइन परिभाषा भी कर लेना आप। ये रहा हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया के या संकलन अभिक्रिया के औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है कि इस प्रक्रिया में या इस प्रक्रिया से वनस्पति तेलों को वनस्पति घी में बदला जा सकता है। किसमें, वनस्पति तेलों को आप किस में बदल सकते हो, वनस्पति घी में बदल सकते हो। वनस्पति तेलों, कार्बन कार्बन के मध्य क्या होता है, डबल बॉन्ड। जैसे यह वनस्पति तेल लिया आपने कोई, और उसमें कोई कार्बन कार्बन कोई पदार्थ जुड़े हो तो उसके मध्य कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, द्विबंध होता है। जब निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस, जब निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में कौन सी, हाइड्रोजन गैस, ये रही 473 केल्विन, कौन से 473 केल्विन पे गुजारा जाता है तो वनस्पति घी में कन्वर्ट हो जाता है। किस में, तो वनस्पति घी क्या हो जाता है, संतृप्त। और पहले वनस्पति तेल क्या था, असंतृप्त। क्यों, वनस्पति तेल के अंदर क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के मध्य। जैसे देखो ये रहा, यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, मैंने लिखा ये वनस्पति तेल में कार्बन कार्बन के मध्य क्या होता है, डबल बॉन्ड। इसका वनस्पति तेल क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैसे आपने उसको किससे गुजारा, हाइड्रोजन, मतलब आपने हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की है किसकी उपस्थिति में, किसी निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। और कौन से टेम्परेचर पर, ये रहा टेम्परेचर कितना, टेम्परेचर कितना है 473 केल्विन। और निकेल उत्प्रेरक लिया आपने, फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वनस्पति घी में, मतलब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाती है। किस में, या जैसे यहाँ कोई डबल बॉन्ड थे कार्बन कार्बन के मध्य, वो किस में कन्वर्ट हो रही है अब, सिंगल बॉन्ड में। किसकी उपस्थिति में, जब कोई यहाँ हाइड्रोजन जोड़ते हैं, किसकी उपस्थिति में, किसी निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो आपने पढ़ा है कि तो ये क्या है, इसके
हाइड्रोजन किरण अभिक्रिया के औद्योगिक उपयोग। औद्योगिक का मतलब फैक्ट्रियों में काम। तो मतलब कोई वनस्पति तेल था, उस वनस्पति तेल से आपने क्या कर दिया, वनस्पति घी बना दिया इस संकलन अभिक्रिया का उपयोग करके। क्या आपका वनस्पति तेल क्या था, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन था, तो उसको मार्केटिंग करके किस में कन्वर्ट कर दिया आपने, घी में कन्वर्ट कर दिया। तो असंतृप्त को किस में कर दिया आपने, संतृप्त में। समझ गए। तो ये इसके औद्योगिक अनुप्रयोग है। तो बेटा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि हाइड्रोजन कण अभिक्रिया क्या होती है, जो आपने अभी पीछे पढ़ा है। यहाँ से लेके आपको आंसर लिखना रहता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक लिखो। पहले हाइड्रोजन की अभिक्रिया को समझो, फिर पूछा जाता है कि इस अभिक्रिया के औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है। PYQ भी है पिछले साल 2023 के लगभग का PYQ ये, तो आप थोड़ा ध्यान रखना इसका, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर हम बात करते हैं उत्प्रेरक क्या होता है। वैसे मैंने बता तो दिया, लेकिन एक परिभाषा को समझने के लिए वापस आप थोड़ा जिक्र कर लेते हैं इस पर। तो क्या होता है उत्प्रेरक, कि वह पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लिए बिना अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते या बढ़ा देते हैं। परिवर्तित का मतलब पहले धीमे वेग से हो रही थी तो अब अधिक वेग से हो रही है। मतलब कोई अभिक्रिया पहले 3 घंटे 2 घंटे में हो रही थी, जैसे वनस्पति तेल है, वनस्पति तेल है, उसको मानना कि वनस्पति घी में कन्वर्ट होने के लिए 2 दिन लग रहे थे, 3 दिन लग रहे थे, या 1 घंटा 2 घंटा लग रहे थे। आप उसको वनस्पति तेल को वनस्पति घी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वो भी बहुत जल्दी समय। तो आप किन का उपयोग करोगे, उत्प्रेरक का उपयोग करोगे। उत्प्रेरक आप कौन सा उपयोग करोगे, निकेल उत्प्रेरक का उपयोग करोगे, और हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करोगे कौन सा टेम्परेचर पे, 373 केल्विन पे। तो वनस्पति तेल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, घी में। तो वनस्पति तेल क्या होता है, असंतृप्त। असंतृप्त किस में कन्वर्ट हो जाता है, संतृप्त में। तो यही है। अब वो कन्वर्ट होता है क्योंकि उसमें क्या जुड़ती है, हाइड्रोजन। तो संकलन अभिक्रिया का दूसरा नाम आपको पता है, हाइड्रोजन की अभिक्रिया क्यों करते हैं, क्योंकि इस अभिक्रिया में क्या जुड़ रही है, हाइड्रोजन जुड़ रही है। इस कारण इसे क्या बोला जाता है, हाइड्रोजन की अभिक्रिया। जैसे वनस्पति तेल क्या है, असंतृप्त। क्यों, कार्बन कार्बन के मध्य क्या है, डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है, निकल उत्प्रेरक उपस्थिति में जैसे हाइड्रोजन गैस जुड़ेगी तो हाइड्रोजन जुड़ेगी तो एक बॉन्ड टूट जाएगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, संतृप्त में कन्वर्ट हो जाते हैं। और क्या बन जाते हैं, वनस्पति घी बन जाता है। और ये किसकी उपस्थिति में होता है, किसी उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए बिना अभिक्रिया की दर को क्या कर देते हैं, या वेग को क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। जैसे उपयुक्त संकलन अभिक्रिया में जैसे ये उत्प्रेरक। समझ गए। तो परिभाषा पूछ ले कि उत्प्रेरक को सह उदाहरण परिभाषित कीजिए। उत्प्रेरक को सह उदाहरण परिभाषित कीजिए। सह उदाहरण परिभाषित का मतलब है आपको उत्प्रेरक की परिभाषा भी लिखनी पड़ती है। 2-3 इस प्रकार के उत्प्रेरक लिख सकते हैं। समझ रहे। चलो ठीक है, हम आगे बात करें। अब हम बात करेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। किसके बारे में, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम बात कर रहे हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, अब सुनना। जैसे यह लिख रखा है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक परमाणु या परमाणु समूह द्वारा, कोई एक परमाणु का समूह या एक कोई परमाणु दूसरे परमाणु या दूसरे परमाणु के समूह को क्या कर देता है, प्रतिस्थापित का मतलब हटा देता है। जैसे कोई एक, ये आपका कोई परमाणु, कोई यौगिक, इसमें जैसे क्लोरीन आपने जोड़ा था, क्लोरीन क्या करता है, किसी एक हाइड्रोजन को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। जैसे यहाँ CH4 था तो अभी क्या बच रहा है, यहाँ CH3। इसका एक H किसने प्रतिस्थापित कर दिया, क्लोरीन है। किसके साथ, यहाँ देखिए। तो क्या होता है, जैसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन बहुत ज़्यादा अनअभिक्रियाशील होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड, वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा अनअभिक्रियाशील होते हैं। परंतु इनके क्लोरीन से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तेज गति से अभिक्रिया करवाते हैं तो क्लोरीन द्वारा एक एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। अब सुनना इस लाइन में, लेकिन आपको दिखाई दे रही है कि जैसे आपने क्या जोड़ा, यहाँ क्लोरीन जोड़ा है, वो भी किसकी उपस्थिति में, किसी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है। जैसे आपने यहाँ क्लोरीन जोड़ा है तो क्लोरीन क्या करता है, जुड़ा एक, 2 क्लोरीन थे उसमें से एक क्लोरीन जुड़ा है किसके, CH4 के साथ। तो इसका क्या करता है, एक H को निकाल देता है तो क्या बचता है यहाँ। जैसे ये क्लोरीन जुड़ा है, 2 क्लोरीन में से एक क्लोरीन यहाँ जुड़ा है तो इसने क्या निकाला, यहाँ से
क्या निकाल दिया यहाँ से, एक पर यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दिया और एक क्लोरीन ये रहा, तो क्या HCl निकल जाती और यहाँ क्या बचता है CH3Cl। समझ गए? तो इससे क्या बोला जाता है, एक प्रकार की प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो प्रतिस्थापन क्या करती है कि एक परमाणु या परमाणु समूह द्वारा किसी दूसरे परमाणु या परमाणु समूह को क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है, हटा देता है। तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे आपने पढ़े हैं, ये रहा अनअभिक्रियाशील होते हैं, परंतु इनके क्लोरीन की किसके साथ, क्लोरीन की किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश से तो CH3Cl और HCl बन जाते हैं। तो याद तक हुआ कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल बात करेंगे हम, अब तो क्या थोड़ा सा बहुत बच्चा है कि एथेनॉल क्या होता है, उस एथेनॉल के रासायनिक गुणधर्म और एथेनॉल के कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं, और एक बच गया है जैसे मैंने शुरुआती में बता तो दिया कि मेथेन की संरचना किस प्रकार की क्या होती है। मेथेन की संरचना के बारे में जिक्र कर ले, इलेक्ट्रॉन बिंदु, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ बेसिक है, फिर एक बस ये इतना लास्ट टॉपिक है, लास्ट आधा घंटा का चैप्टर लास्ट है, हो जाए कंप्लीट। फिर हम बात करेंगे इसी चैप्टर के सारे MCQ जैसे कोष्टक इक्वेशन या अति लघुरात्मक या बोर्ड में कैसे या PYQ के बारे में एक बड़ी सी क्लास लगाएंगे। थैंक यू।